पंडित जी ने अपनी पूरी तैयारी कर आवाज दी, सेठ जी रागिनी बिटिया को लाइए। सेठ मदन लाल अंदर से रागिनी को लाए और मोतीलाल के बगल में बैठा दिया। और तब पंडित जी मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर फेरे से पहले की रस्में कराने लगे। और फिर जैसे ही पंडित जी ने कहा कि बेटा कन्या की मांग में सिंदूर भरो, तभी मुनीम अपनी जगह से बड़ी तेजी से उठा और बोला, रुको बेटा कालका। और वहां बैठे सब लोग चौंक कर मुनीम को देखने लगे। और सेठ जी तो हक्के बक्के रह गए। फिर संभल कर पूछा, क्या मतलब है बद्री? मुनीम ने कहा, सेठ जी ये मेरा बेटा कालका प्रसाद है, मोतीलाल नहीं। और अब मांग जब ही भरी जाएगी और फेरे भी तभी होंगे जब आप पहले 15 करोड़ की रकम मेरे हवाले करें। चार युवक जो थोड़ी देर पहले ही संकेत पर आए थे और आड़ में खड़े सब सुन रहे थे। और उन्होंने जब सीटी बजाई तो पुलिस वर्दी में 5 सिपाही धड़धड़ाते हुए आए और मुनीम और मोतीलाल उर्फ कालका प्रसाद को हथकड़ी डाल दी। सेठ जी ने उन 4 युवकों से पूछा, आप लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? सेठ जी, मैं इंस्पेक्टर राधा मोहन शर्मा, ये सिटी मजिस्ट्रेट माजिद खान और ये 2 गवाह हैं। डॉक्टर पवन ने हमें एक सीडी दी थी जिसे सुनकर ये संकेत मिला कि मुनीम बद्री प्रसाद ने क्या जाल बुना है। और अभी जैसे ही पवन ने हमें मोबाइल पर कॉल दी, हमने यहाँ आकर वह सब सुना जिस पर ये दोनों जालसाजी और दहेज एक्ट में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। सेठ जी ने बहुत रोकने की कोशिश की पर वह न माने और मुनीम बद्री प्रसाद और उसके बेटे कालका प्रसाद को ले गई। रागिनी को इस घटना से इतना भारी झटका लगा कि वह अपने कमरे की ओर बदहवास रोती रोती भागी। और इससे पवन का मन किसी भयानक आशंका से कांप गया और वह रागिनी को पुकारते हुए भागा। फिर तो वहां उपस्थित सभी लोग उस तरफ ही भागे। तब तक रागिनी कमरे में पहुंच दरवाजा बंद कर चुकी थी। पवन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश चालू कर दी। वो दरवाजा इतना भी कमजोर नहीं था कि पवन उसे अकेला ही तोड़ सके, अतः उसको अपने पिता को मदद के लिए पुकारा। फिर तो कई लोग मदद को पहुंच गए और सम्मिलित प्रयास से दरवाजा खुल गया और सबके होश ये देखकर उड़ गए कि रागिनी चादर के फंदे में पंखे से बंधी है और जिस स्टूल पर खड़ी है उसे धक्का दे रही है। स्टूल हटता उससे पहले पवन ने रागिनी को पकड़ लिया और पंडित जी ने स्टूल पर चढ़कर चादर को पंखे से निकाला। पवन रागिनी से कुछ कहता कि उससे पहले ही रागिनी की नज़र दरवाजे के पास ही बेहोश होकर गिर पड़े सेठ जी पर पड़ी और वह पापा पापा कहते हुए दौड़ी। और भी लोग आने लगे पर डॉक्टर जैन ने उनको रोका और सेठ जी का निरीक्षण कर उन्हें होश में लाए। और पवन व प्रीति से बोले, ये लो घर की चाबी और ये गाड़ी की, मेरा ब्रीफकेस और दवा की अलमारी से ये दवा लाना। और उन्होंने कागज़ पर दवा लिख कर दी। पवन ने अपने पापा को रागिनी पर नज़र रखने की कहकर प्रीति के साथ निकल गया और शीघ्र ही दवा लेकर लौटे। डॉक्टर जैन ने सेठ जी को दवाएं दी। करीब आधे घंटे में सेठ जी पूर्ण रूप से होश में आ गए और रागिनी को अंक में भरकर बोले, बेटी ये क्या नादानी कर रही थी? रागिनी रो पड़ी, क्या करती मैं पापा, एक आस बनी थी आपको चिंता मुक्त करने की, वह भी पवन जी ने एक झटके में चूर चूर कर दी। पवन ने समझाया, ये जरूरी था, देखा नहीं वह 15 करोड़ की ब्लैकमेलिंग कर रहा था और कितने धोखे से अपने बेटे को ही अजनबी बनाकर पेश किया। तो क्या हुआ? रागिनी बिफर पड़ी, शादी तो कर रहा था। तुम क्या जानो पापा के कंधे से आज कितना भारी बोझ हटने वाला था कि तुमने वह भी रोक दिया। अरे इसके लिए तो 15 करोड़ तो कुछ नहीं, शादी तो हो जाती। अब मुझसे कौन करेगा शादी? ना मेरा कोई रूप रंग,
एकदम काली कलूटी। आप करेंगे क्या? हाँ, यही ठीक रहेगा। या तो आप अभी मुझसे शादी करें, वरना मैं पापा पर और बोझ नहीं रह सकती, और मुझे अपनी जिंदगी समाप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या कह रही हो बेटी? सेठ जी कहने लगे, तुम्हें तो मालूम है कि पवन का रिश्ता प्रीति से तय हो चुका है और वह शादी करने वाले हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरी भी तो शादी इन्होंने पल भर में छिन्न भिन्न कर दी, और मैं कहाँ रोक रही हूँ इन्हें। खूब शादी करें ये दोनों, तब मेरा अंत निश्चिंत है। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब पवन ने सोचा कि जल्द ही कुछ न कुछ समाधान करना होगा, अन्यथा सेठ जी की तबीयत फिर बिगड़ सकती है। अतः वह बोला, रागिनी, तुम्हें पता नहीं, उन धोखेबाज बाप बेटों का प्लान शादी के बाद तुम्हें मारने का था। तो क्या, शादी के बाद ही मारते ना? उसका दर्द भी कुछ दिन बीतने पर पापा भूल जाते और जीवन की डगर पर लौट आते। पर अब तो। और रागिनी की बात पूरी होती उससे पहले सेठ जी ने पूछा, पवन, क्या प्लान था उनका उनका मुझे बताओ। मैं तो अब तक यही लिहाज कर रहा था कि बुआ जी ने अपने देवर देवरानी के एक्सीडेंट के बाद लड़के की तरह पाला था और मरने से पहले मेरे सुपुर्द कर गई थी, और मैंने उसे नौकरी दे दी। पवन ने कहा, काका जी, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आपको सब पता चल जाएगा जब कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। नहीं बेटा, तुम्हारे ऊपर अविश्वास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर वह रागिनी से बोले, बेटी समझती क्यों नहीं कि? रागिनी ने बीच में ही कहा, पापा, मुझे अब कुछ नहीं समझना। मैं तो बस यही समझती हूँ कि मैंने ये जानते हुए भी शादी के लिए तैयार हुई थी उस मवाली के साथ कि मैं कैसे खुश रह सकती थी। फिर भी मैंने शादी की मंजूरी दी। मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आई। मुझे केवल आपका ख्याल है, अतः मेरा फैसला अटल है। बोलिए पवन जी, क्या फैसला है आपका? अब पवन के पास कोई अन्य विकल्प ना बचा था, अतः उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या पूछा रागिनी ने? तो पवन ने कहा कि तुम्हें कभी भी संतान की इच्छा हो तो किसी को भी गोद ले सकती हो। वह मुझे मंजूर होगा, पर अपनी स्वयं की संतान के लिए कभी जिद ना करोगी। मुझे मंजूर है, कहा रागिनी ने। पवन ने पंडित जी से कहा, चलिए पंडित जी, मंडप में और शादी कराइए। और पवन ने पिताजी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा, बेटा, मौके की नज़ाकत को देखते हुए तुमने सही फैसला लिया है। और तब उन्होंने प्रीति को बुलाकर कहा, बेटी, पवन को माफ़ कर देना, उसका फैसला आकस्मिक है। प्रीति ने नम आंखों के साथ कहा, मैं समझती हूँ पिताजी, पर यह भी सत्य है कि मेरे मन मंदिर में अब पवन का स्थान कोई नहीं ले सकता। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर भारतीय रीति रिवाज में यकीन करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर जैन और ज्योति ने उसे सांत्वना दी। पंडित जी ने शादी की रस्म अदा की और दोनों की शादी हो गई। और सुबह 7 बजे सेठ जी को उदास छोड़ रागिनी ससुराल आ गई। धन्यवाद।